हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को न्यूटन के द्वितीय गति के नियम के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें दोस्तों मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि न्यूटन के द्वितीय गति का जो नियम है वो किससे संबंधित है और इस नियम के माध्यम से हम लोग क्या जानने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं और इनका जो ये नियम है वो हमारे इस प्रकृति के किस भौतिक घटना से संबंधित है। इन सब के बारे में दोस्तों मैं आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरीके से फुल कॉन्सेप्ट के साथ इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अगर आप लोग दोस्तों न्यूटन के द्वितीय गति के नियम को अच्छे से समझना चाहते हैं तो प्लीज दोस्तों मेरे इस वीडियो को आप लोग लास्ट एंड तक जरूर देखिएगा। आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से इनका जो लॉ है वो समझ में आ जाएगी। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं न्यूटन के द्वितीय गति के नियम के बारे में। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि अभी तक जो बच्चे अभी तक दोस्तों संवेग से परिचित नहीं हुए हैं, संवेग के बारे में नहीं जानते हैं, तो दोस्तों आप लोग संवेग को समझ जाइएगा, क्योंकि दोस्तों आपके न्यूटन के द्वितीय गति का जो नियम है वो संवेग से ही संबंधित है। इसलिए यदि आप संवेग को जानोगे, संवेग को अगर अच्छे से दोस्तों आप लोग उससे परिचित हो जाओगे तो आपको ये जो नियम है वो भली भांति समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों संवेग के बारे में मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में बिल्कुल अच्छी तरीके से फुल कॉन्सेप्ट के साथ बताने का प्रयास किया है, तो आप लोग उस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल अच्छी तरीके से संवेग को समझ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस नियम का जो कथन है न्यूटन द्वारा दिया गया उसको हम लोग पढ़कर समझते हैं। इसमें बताया जा रहा है किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर, मेरी बातों को समझिएगा, किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है। और यह परिवर्तन यानी कैसा परिवर्तन, तो संवेग के परिवर्तन यानी कि संवेग में परिवर्तन, जो संवेग में जो परिवर्तन है वो बल की दिशा में ही होता है। ये जो कथन है आपका, एक बार फिर से आप लोग इसे समझ लीजिए। इसमें बताया जा रहा है किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है। यानी कि अगर संवेग का परिवर्तन बढ़ेगा तो वस्तु का जो बल होगा वो भी दोस्तों बढ़ेगा, या अगर संवेग का परिवर्तन की दर अगर वो घटेगा तो वस्तु का जो बल होगा लगने वाला वो भी घटेगा। तो समानुपाती का मतलब यही होता है। और जो ये संवेग का जो परिवर्तन है ये परिवर्तन बल की दिशा में ही होगा। तो आप लोग को समझ में नहीं आया होगा कि क्या इसका मतलब हुआ, इस कथन का क्या आशय है, इस हम क्या समझेंगे, ये बिल्कुल आप लोग समझ अभी तक नहीं पाए होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस कथन को थोड़ा सा अच्छे से हम लोग यहाँ पर दोस्तों एक्सप्लेन करके हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखिए आप सभी जानते हैं कि जो संवेग होता है वो किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल होता है। यानी कि अगर कोई पूछे आपसे कि संवेग किसे कहते हैं, तो आपको पता है कि संवेग को हम लोग डिनोट करते हैं छोटा p से, और ये जो इक्वल होता है वो होता है किसी वस्तु की द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। यानी कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग बोलते हैं संवेग। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर संवेग परिवर्तन का, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि संवेग परिवर्तन को समझते हैं। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर लिखा, मान लिया कि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, क्योंकि हर एक वस्तु का कोई ना कोई द्रव्यमान जरूर होता है, तथा उसका प्रारंभिक वेग u है, तथा बाह्य बल F लगाने पर एक छोटे समय अंतराल t में उसका अंतिम वेग भी हो जाता है। देखिए जैसे कि मान के चलते दोस्तों कि अगर कोई गेंद 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, कोई अगर गेंद 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से अगर वो आपके पास आ रही है, यानी वो गति कर रही है, और आप क्या करते हैं कि उस पर 2 न्यूटन या 3 न्यूटन मतलब जो भी आप उस पर बल लगाते हैं, जैसे कि मान के चलते हैं आप उस पर F बल लगाते हैं। ठीक है, अगर आप उस पर F बल लगाकर अगर इसके वेग को अगर आप कम कर देते हैं, जैसे कि मान के चलते हैं कि आपके बल लगाने से पहले जो गेंद का जो वेग था वो था कितना, तो 10 मीटर पर सेकेंड। जब आपने उस पर बल लगा दिया तो जो गेंद का वेग है वो हो सकता है कि उसका जो वेग है वो कम हो जाएगा, या फिर अगर आप उसको रोक दीजिएगा तो उसका जो अंतिम वेग है वो दोस्तों शून्य हो जाएगा, यानी कि 0 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर गेंद को दोस्तों आप रोक दीजिएगा तो ठीक है, लेकिन अगर आपके रोकने के बाद यानी आपके बल के बाद अगर वो फिर भी गति में रहेगा तो हो सकता है कि इसका वेग क्या होगा, घटकर दोस्तों हो जाए, जैसे कि मान के चलते हैं हो जाए 3 मीटर पर सेकेंड ऐसे। ठीक है, तो उस स्थिति में आप ये समझ सकते हैं कि आपके बल वस्तु पर यानी गेंद पर लगाने से पहले जो इसका वेग था 10 मीटर पर सेकेंड, ये कहलाएगा प्रारंभिक वेग। ठीक, और जब आपने बल लगा दिया, तो जब आपने बल लगाया तो जिस दोस्तों बल का आपने प्रयोग गेंद पर किया है वो दोस्तों किसी न किसी क्षण आपने किया होगा, किसी न किसी समय में किया होगा। तो जो आप बल लगा रहे हैं मान के चलते कि टी समय में आप लगा रहे हैं,
किस पर? तो गेंद पर। तो t समय में आपने F बल आरोपित किया जिससे कि उस गेंद का जो वेग है वो परिवर्तित होकर कितना हो गया भाई? तो 0 मीटर पर सेकेंड या 3 मीटर पर सेकेंड। तो रखते हैं कितना हम लोग? 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि आपने गेंद को क्या किया? रोक लिया, ठीक है, उसको आपने स्थिर कर दिया। तो यहाँ पर जो ये u देख रहे हैं वो दोस्तों आपका हो जाएगा गेंद का प्रारंभिक वेग, और जो ये v देख रहे हैं वो हो जाएगा उस वस्तु का अंतिम वेग। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम संवेग की बात करें तो संवेग कैसे निकल सकते हैं? तो देखिए, अगर आपके बल लगाने से पहले अगर कोई पूछे कि गेंद पर बल लगने से पहले उस गेंद का जो संवेग है वो कितना होगा, तो आपका जवाब क्या होगा? तो दोस्तों बल लगने से पहले जो गेंद का संवेग होगा वो इसके वेग से निकलेगा, क्योंकि द्रव्यमान तो सेम रहेगा, द्रव्यमान में चेंजिंग नहीं है। जब आपने बल आरोपित किया तब भी गेंद का द्रव्यमान उतना ही था, और जब आपने बल आरोपित नहीं किया तब भी उसका जो द्रव्यमान था, जो मास था, वो उतना ही था। मास में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं P = यानी संवेग बराबर लिख सकते हैं द्रव्यमान आगू ने वेग के स्थान पर क्या करेंगे? वेग चेंज हो रहा है, यानी कि आपके बल लगाने से पहले जो इसका वेग था वो था कितना? तो u। तो इसको हम लोग यहाँ पर u ले लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और फिर क्या करेंगे कि जब हम दूसरा लिखेंगे, दूसरा यानी कि जब आप F बल लगाते हो, इस पर बल आरोपित करते हो t समय में, तो उस समय जो वस्तु का दोस्तों जो संवेग होगा वो निकल कर आएगा कितना? m आगू ने अंतिम वेग कितना है? v ना, यानी इसका जो अंतिम वेग है वो चेंज हो जा रहा है, मतलब प्रारंभिक जो वेग है वो चेंज होकर अंतिम वेग v के रूप में परिवर्तित हो जा रहा है। तो लिखेंगे v। तो दोस्तों कैसे पहचानोगे कि गेंद का कौन सा प्रारंभिक संवेग है और कौन सा अंतिम संवेग है? तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर 1 लिख देंगे तो पता चलेगा कि गेंद का ये प्रारंभिक संवेग है बल लगने से पहले, और जो P2 है वो ये बताता है कि ये गेंद का अंतिम संवेग है बल लगने के बाद। अगर हम बात करें इसके परिवर्तन का, तो दोस्तों जिस प्रकार से आप लोग परिवर्तन वेग में निकालते थे, कैसे? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। जिस तरीके से आप अंतराल निकालते थे दूरी का, चाल का, त्वरण का, वेग का, उसी तरीके से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि इस संवेग का परिवर्तन निकालेंगे। तो कभी भी अगर परिवर्तन निकाला जाए तो दोस्तों हम लोग उसके लिए क्या करते हैं कि अंतराल का प्रयोग करते हैं, और अंतराल सदैव दोस्तों बड़ा में से छोटा घटकर निकलता है। तो दोस्तों देखिए, ये छोटा हो या बड़ा हो उससे मतलब नहीं है, आप हमेशा समझना कि अगर अंतराल निकालना है तो हम सदैव अंतिम घटना में से प्रारंभिक घटना को घटाकर प्राप्त करते हैं। तो अंतिम घटना है P2, प्रारंभिक घटना है P1, तो हमारा जो इसका अंतर निकलेगा डेल्टा P, यानी कि संवेग परिवर्तन का अंतर, तो वो हो जाएगा P2 माइनस कितना होगा? तो P1। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? इसी को बोलेंगे P2 - P1, ठीक है। तो दोस्तों ये जो संवेग में जो परिवर्तन हुआ है P2 - P1, गेंद के संवेग में जो परिवर्तन हुआ है वो किसी ना किसी क्षण में हुआ है। किस क्षण में? तो दोस्तों t समय अंतराल में। किसमें? तो t समय अंतराल में। तो मान के चलते हैं कि t समय अंतराल में गेंद के संवेग में होने वाला जो परिवर्तन है वो है P2 - P1। कितना? समझते रहे ना, t समय अंतराल में गेंद के संवेग में, ना कि वेग में, क्योंकि P बताता है कि हम संवेग हैं। गेंद के संवेग में होने वाला जो परिवर्तन है वो है P2 - P1। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर दर का, तो दर का मतलब क्या हुआ? दर का मतलब हुआ कि जितना समय में ये परिवर्तन हुआ है इसके संवेग में, दोस्तों इसका हम इकाई समय निकालते हैं, छोटा समय निकालते हैं, एकांक समय निकालते हैं। दर का मतलब होता है एकांक, यानी कि इकाई। जैसे मान के चलते हैं कि अगर आपको दोस्तों 25 रुपया में, अगर मान के चलते हैं 25 रुपये में 5 गो टॉफी मिलता है, टॉफी, ठीक है, चॉकलेट खाने वाला। अगर दोस्तों 25 रुपये में 5 गो टॉफी मिलता है तो आप लोग पूछोगे ना कितने दर से आपने टॉफी को दिया? तो दर मतलब कि पूछ रहा है कि इसके एक जो चॉकलेट है, एक चॉकलेट का दाम कितना हुआ। तो एक चॉकलेट का जो दाम है वो निकालने के लिए आप क्या करोगे? वो निकालने के दोस्तों आप क्या करोगे कि 25 को इस 5 से भाग दोगे। जब 25 को 5 से भाग दोगे तो निकल कर आएगा 5 रुपया, यानी कि एक जो चॉकलेट है उसका दाम होगा 5 रुपया। तो यही क्या हो गया? आपका दर। तो उसी प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि टोटल t समय अंतराल में गेंद के संवेग में होने वाला जो परिवर्तन है वो है P2 - P1। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इकाई समय अंतराल में, यानी कि
इसके संवेग के जो परिवर्तन की दर है वो कितना होगा। देखिए इकाई समय अंतराल को ही दर के नाम से जानते हैं, जैसे कि आपने भी यहाँ पर जाना, यानी कि एक चॉकलेट, यानी कि इकाई चॉकलेट, एक चॉकलेट का दाम कितना, तो 5 रुपया। तो यहाँ बोला है संवेग के परिवर्तन की दर, तो अभी केवल ये संवेग का परिवर्तन है, दर बिल्कुल भी नहीं है। दर निकालेंगे इकाई समय की सहायता से। तो ये टोटल समय बता रहा है कितना था, टी समय। तो अगर हमें दोस्तों इकाई समय निकालना हो तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, इकाई समय के लिए दोस्तों इसका जो दर होगा, संवेग परिवर्तन की जो दर होगा वो हो जाएगा P2 माइनस P1 अब बटा में जितना समय लग रहा है वो नीचे में T, टोटल T। तो इस तरीके से क्या हो गया, इस तरीके से उस गेंद के संवेग का जो परिवर्तन की दर है वो निकल कर आया, और इसी मेथड के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर समझेंगे। हो सकता है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आइए जल्दी जल्दी क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। इसमें क्या बताया जा रहा है समझिएगा। मान लिया कि किसी वस्तु का द्रव्यमान m, क्योंकि जो वस्तु है उसका द्रव्यमान चेंज नहीं होगा, चेंज होगा कौन, तो वेलोसिटी, ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तथा उसका प्रारंभिक वेग u, मान के चलते हैं बल लगाने से पहले उस वस्तु का जो दोस्तों वेग है प्रारंभिक वो कितना है, वो u है। लेकिन जब आपने बल F छोटे समय अंतराल t में लगा दिया तो उसके बाद इसका जो वेग है वो v हो जाता है, तब वस्तु का प्रारंभिक संवेग। तो जैसे आपने यहाँ पर संवेग निकाला है P1 बराबर mu, उसी प्रकार से मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा समझना। P1 बराबर 1 बोल रहा है कि 1 का मतलब हुआ कि बल लगने से पहले वस्तु का वेग कितना है, द्रव्यमान सेम रहेगा। तो द्रव्यमान सेम रहेगा तो लिखेंगे कितना, तो m, ठीक है। बल लगने से पहले वस्तु का जो वेग है प्रारंभिक, क्योंकि 1 बोल रहा है तो प्रारंभिक वेग कितना है, तो u। तो यहाँ पर हम लोग भाई मोरे u लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए t समय अंतराल के बाद संवेग, तो t समय अंतराल के बाद संवेग कहने का मतलब कि इस समय अंतराल में बल लगा है, t समय अंतराल में दोस्तों बल लगा है, और बल लगने के पश्चात इस वस्तु का जो दोस्तों वेग है वो u से बदलकर v हो जाता है। लेकिन द्रव्यमान में कोई चेंजिंग नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर द्रव्यमान के लिए m ही रखते हैं, लेकिन इसका जो वेग है वो चेंज होता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर इसे भी रख देते हैं। अब जरा बात करें, इसलिए t समय में वस्तु के संवेग में परिवर्तन। तो दोस्तों देखिए t समय में वस्तु के वेग में परिवर्तन, इसलिए t समय में वस्तु के संवेग में परिवर्तन। तो दोस्तों देख सकते हैं कि t समय में वस्तु के संवेग में परिवर्तन कैसे निकला, तो P2 माइनस P1, यानी कि उस वस्तु के अंतिम संवेग को, और यानी कि उस वस्तु के अंतिम संवेग में से प्रारंभिक संवेग को घटाने पर। तो उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी वही काम करेंगे। तो देखिए अंतिम संवेग कितना है, तो P2, प्रारंभिक संवेग कितना है, तो P1, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग P1 लिख लेंगे। अब देखिए ये पूरा का पूरा t समय में वस्तु के संवेग में परिवर्तन है। तो अब अगर हम यहाँ पर निकालें दोस्तों इस वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, तो संवेग परिवर्तन की दर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस पूरे समय से इस दोस्तों संवेग परिवर्तन में भाग देना पड़ेगा, तब जाकर क्या करिएगा कि आप संवेग परिवर्तन की दर को निकाल पाइएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जैसे हमने यहाँ पर बनाया वैसे दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो लिखेंगे इसलिए वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बराबर कितना होगा दोस्तों, देखिए वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर तो कुछ नहीं बस P2 माइनस P1 अब बटा में हो जाएगा दोस्तों कितना, तो आपका दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर नीचे T, ठीक है। ऐसे क्या करेंगे हम लोग रख लेंगे, ये आपका निकल कर आया दोस्तों दर से, ठीक है। अब देखिए चलते हैं हम लोग यहाँ पर न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से। क्या बोला है न्यूटन का द्वितीय गति के नियम, कि किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर, भैया आया है संवेग के परिवर्तन की दर, तो है कि आगे संवेग के परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है। तो बल कौन लग रहा है, तो बल F लग रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि इस बल के यानी इस F के हम लोग इस संवेग परिवर्तन की दर को समानुपाती कर देंगे। जैसा भाई ये नियम बोल रहा है वैसा हम लोग करके देखते हैं कि कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है और ये जो नियम है वो किससे संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि न्यूटन की द्वितीय गति के नियम अनुसार क्या होगा भाई, तो बल जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, तो दोस्तों उस वस्तु के संवेग परिवर्तन के दर के। तो उसका दर निकला है कितना, तो P2 माइनस P1 बटा में दोस्तों कितना है T, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं।
तो लिखेंगे दोस्तों, देखिए आपने P2 का मान निकाला है, आपने P1 का मान निकाला है, तो हम लोग क्या करेंगे कि P2 और P1 का स्थान पर इन दोनों मानों को हम लोग रखेंगे, प्रेजेंट करेंगे। तो लिखेंगे कि चूंकि समीकरण 1 में P1 और P2 का मान रखने पर रखेंगे, रखिएगा तो देखिए दोस्तों इसको हम लोग डायरेक्ट छोड़ देंगे ए प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर आपका P2 के स्थान पर कितना है तो MV, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर MV P2 के स्थान पर माइनस P1 के स्थान पर कितना है MU है, तो यहाँ पर लिखेंगे MU बटा में दोस्तों T है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे T। इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा, लिख लेंगे F प्रोपोर्शनल। देखिए दोनों में M कॉमन है ना, तो M क्या करेंगे हम लोग कॉमन बाहर निकाल लेंगे, तो हो जाएगा M गुना V माइनस U बटा T हो जाएगा ना। जब M हम कॉमन निकाल लिए तो लिख सकते हैं M गुना V माइनस U बटा में T, ठीक। उसके बाद आपका यहाँ पर क्या हो सकता है दोस्तों, तो देख सकते हैं ये हो प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पर हम लोग दे देंगे प्रोपोर्शनल। चाहे एक काम कीजिए, यहाँ प्रोपोर्शनल नहीं, अब आप लोग यहाँ पर इक्वल डाल दीजिए, बराबर, ठीक है। आपको पता है कि जब प्रोपोर्शनल हटता है तो प्रोपोर्शनल के स्थान पर एक नियतांक आता है, तो हमें पता नहीं कि नियतांक कौन है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस नियतांक के स्थान पर हम लोग कोई के मान लेते हैं कि के नियतांक है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों लिख लेते हैं कितना F = M फिर A। अब देखिए ये A कहाँ से आया, जरा हम लोग ये देखते हैं, ये A कहाँ से आया, जरा देखिए तो दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप लोग समझ जाओगे A कहाँ से आया। तो दोस्तों तो लिख सकते हैं गति के प्रथम समीकरण से, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं गति का जो प्रथम समीकरण होता है वो होता है V माइनस U, और देखिए आपका होता है गति का जो प्रथम समीकरण होता है वो होता है V बराबर U प्लस AT, जो कि दोस्तों निकल कर आता है कहाँ से, तो A बराबर V माइनस U बटा में T से, यानी कि त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में समय। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भी है अंतिम वेग, यहाँ पर है माइनस प्रारंभिक वेग बटा में समय। तो इसके स्थान पर दोस्तों इस राशि को कौन व्यक्त कर रहे हैं, तो त्वरण यानी कि A व्यक्त कर रहे हैं, तो हम लोग इसके स्थान पर त्वरण यानी एक्सेलरेशन का जो संकेत है उसको यहाँ पर हम लोग रख लेंगे, ठीक है। तो इस आधार पर दोस्तों देख सकते हैं कि जो A है वो गति के प्रथम समीकरण से प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कीजिए आप लोग दोस्तों लिख लीजिएगा, मान लेते हैं यहाँ पर, देखिए मान लेते हैं कि k बराबर 1 है, जो आपने ये नियतांक देखा है ना, तो उसको दोस्तों आप लोग k बराबर 1 मान लीजिए। क्या दिक्कत है, अगर मान चलते इसका कुछ माप नहीं दिया हुआ है तो हम लोग 1 ही मान लेते हैं, k बराबर 1 है। तो उस स्थिति में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो f का मान मिलेगा वो केवल मिल जाएगा कितना, तो इस तरीके से कि हमने जब 1 माना है तो 1 गुने MA, तो हो सकता है कितना यहाँ पर, तो लिखेंगे अतः इस तरीके से F = MA। और यहाँ से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ये जो न्यूटन का द्वितीय गति का जो नियम है उससे आपको बल का परिमाण निकल कर आता है, यानी इससे दोस्तों आपको बल का परिमाण मिलता है। यानी आप जानते हैं कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो दोस्तों ये द्रव्यमान गुणे जो त्वरण है वो कैसे होता है, वो दोस्तों आपको न्यूटन के द्वितीय गति के माध्यम से निकल कर आता है, उसी से दोस्तों इस राशि का निगमन होता है, जो कि मैंने आपके सामने करके दिखा दिया। कैसे करके दिखाया, मैंने वो सारा चीज़ आप लोग को बता दिया। यानी कि अगर सिंपल कहा जाए, यहाँ पर न्यूटन की द्वितीय गति का जो सीधा संबंध है वो है किसी वस्तु पर बल के लगने वाले परिमाण से, यानी किसी वस्तु पर जो बल आरोपित हुआ है वो कितना परिमाण के साथ आरोपित हुआ है, उसी से क्या है दोस्तों, ये जो आपका न्यूटन का द्वितीय गति का जो नियम है वो संबंधित है। देखिए न्यूटन के प्रथम गति के नियम से आपको प्राप्त होता है बल की परिभाषा, बल को दोस्तों आपका स्वरूप प्राप्त होता है, लेकिन जो न्यूटन का द्वितीय गति का जो नियम है उससे आपको बल का परिमाण प्राप्त होता है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि जब न्यूटन ने अपने द्वितीय गति के माध्यम से दुनिया को जब ये समीकरण किया तो
उसी से आपके बल का जो परिमाण है, बल का जो सूत्र है वो निकल कर आया और तब जाकर ये बताया गया कि किसी वस्तु पर आरोपित होने वाला जो बल है वो उस वस्तु के द्रव्यमान। अब भाई जो ये m है वो कहीं से आया थोड़ी ना है, ये जो m है वो जिस वस्तु पर बल आरोपित किया जा रहा है उसी का ये द्रव्यमान है। तो किसी वस्तु पर आरोपित होने वाला जो बल है वह उस वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, यानी उसके इक्वल होता है। तो दोस्तों इतना सब कुछ आपने न्यूटन की द्वितीय गति के नियम से जाना, जो कि दोस्तों आप लोग ये बिल्कुल अच्छी तरह समझ पाए हैं कि आपके न्यूटन के प्रथम गति के जो नियम है और जो इसके द्वितीय गति के जो नियम है वो आपके बल से ही संबंधित है। ठीक है, इतना दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया। अब जरा हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर ये समझते हैं कि आखिर जो बल है उसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों बल का जो एसआई मात्रक होता है वो तो आप सभी को पता है, 6 या 7 क्लास या 8 क्लास में आप लोगों ने जाना होगा इसके बारे में। तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, लेकिन ये जो न्यूटन है वो होता किसके बराबर है? आपने दोस्तों बल का जो एसआई मात्रक है वो आप न्यूटन के बराबर रखते हैं। ठीक, क्योंकि इसका मात्रक होता है एसआई मात्रक न्यूटन होता है। तो अगर कोई पूछ दे कि आखिर जो न्यूटन है वो किसके इक्वल होता है, यानी 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 1 न्यूटन बराबर, तो आपका जवाब देखो, सुनिएगा यहाँ पर ध्यान से देखिए। अगर हम बल का एसआई मात्रक निकालें तो सबसे पहले ये देखते हैं कि बल का एसआई मात्रक निकालता क्या चाहिए। तो लिखेंगे एफ का एसआई मात्रक, ठीक, एसआई मात्रक का होगा, एफ का एसआई मात्रक का होगा, सुनना ध्यान से। एफ का अगर एसआई मात्रक निकालना हो तो हम क्या करेंगे कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक देखेंगे। तो दोस्तों द्रव्यमान का यानी जो एम है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे किलोग्राम। ठीक है, अगर हम बात करें, देखिए इन दोनों के बीच में गुना है तो हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई दे देंगे। अगर बात करें त्वरण का, तो त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है वो कितना होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो दोस्तों क्या निकल कर आएगा, तो दोस्तों निकल कर आएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और यही दोस्तों आपका होता है बल का एसआई मात्रक, जिसे हम लोग न्यूटन के रूप में जानते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर कोई पूछ दे कि 1 न्यूटन की परिभाषा क्या होती है, तो दोस्तों देखिए आप लोग समझिएगा 1 न्यूटन की परिभाषा, क्योंकि बल का जो एसआई मात्रक होता है वो है न्यूटन, आपको पता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 1 न्यूटन लेते हैं, 1 न्यूटन बराबर। तो देखिए जो 1 न्यूटन है वो किसके बराबर होता है, तो दोस्तों 1 न्यूटन जो है वो बराबर होता है किलोग्राम और मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के गुणनफल के बराबर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप किलोग्राम देख रहे हैं उसे हम लोग 1 kg लिख सकते हैं क्या? अरे भाई किलोग्राम लिखो आप, चाहे केवल केजी लिखो, बात में कोई अंतर नहीं है। ये जो आप मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो देख रहे हैं उसको हम लोग क्या 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखो या 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखो, बात एक ही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपका जो 1 न्यूटन है वो बराबर है 1 किलोग्राम और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के गुणनफल के। तो दोस्तों इससे आप इसका परिभाषा बना सकते हैं 1 न्यूटन का। जब 1 किलोग्राम की वस्तु पर कोई बल आरोपित होकर उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, उसे ही 1 न्यूटन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इतना सब कुछ आपने आज के इस वीडियो के माध्यम से जाना। यानी इस वीडियो में दोस्तों आप लोग का जो न्यूटन की द्वितीय गति का जो नियम है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से फुल कंसेप्ट के साथ क्लियर हो चुका है। अगर अभी भी किसी बच्चे को अगर प्रॉब्लम होगा या ये दोस्तों ये जो नियम है अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आज की क्लास आप लोग का अच्छा लगा है, इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपका जो न्यूटन की द्वितीय गति जो नियम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके अगले वाले वीडियो में न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से संबंधित कुछ उदाहरण को समझेंगे, जो कि दोस्तों हमारे दैनिक जीवन में ऐसे जो प्रयोग है वो देखे और सुने जाते हैं। और उसी को दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि उस प्रयोग के माध्यम से समझेंगे कि न्यूटन के द्वितीय गति के जो नियम है वो आखिर किस प्रकार से काम करता है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आप लोग की बहुत ही सरलता मिली है, बहुत ही सहायता मिली है, तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।